प्यारे बच्चों, आज क्लास 12 का फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और पहले अध्याय के बारे में इसमें जानकारी दी जा रही है आपको। जो क्लास 12 है, क्लास 12 का फिजिक्स में जो है भौतिकी में दो पार्ट है, दो भाग है, पार्ट ए और दूसरा है पार्ट बी। तो देखिए, पहले पार्ट ए में हम लोग को क्या जानकारी प्राप्त करनी है और पार्ट बी में यानी कि भाग 2 में क्या जानकारी प्राप्त करनी है। पहले आप पूरे से होल सिलेबस को आप समझ लीजिए। यहाँ देखिए, पार्ट ए के बारे में यहाँ पर हम लोग लिखे हुए हैं। पार्ट ए में बेसिकली जो हम लोग को जानकारी प्राप्त करनी रहती है वह है विद्युत चुंबकत्व। पूरे पार्ट ए में पहला भाग में जितनी भी हम लोग को जानकारी प्राप्त करनी है वो सारा कहलाता है विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और यह जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 3 भाग में बांट सकते हैं। इसका पहला भाग है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसे स्थिर वैद्युतिकी के नाम से हम लोग जानते हैं। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का दूसरा पार्ट है जिसे मैग्नेटिज्म कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। और तीसरा पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। सवाल है, यह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, यह स्थिर वैद्युतिकी क्या है, यह चुंबकत्व क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जो है अब जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत जो है यहाँ पर आपको संक्षेप में बतला रहे हैं। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत जो है आवेश के विरामावस्था के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि यहाँ पर जो चार्ज होता है वह चार्ज क्या होता है, विराम में रहता है, रुका हुआ रहता है। यानी कि उसके वेग का मान क्या हो जाएगा, 0। किसमें, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, स्थिर वैद्युतिकी में। मैग्नेटिज्म में देखिए बच्चों, मैग्नेटिज्म में यह जो आवेश था, यह आवेश नियत चाल से, हम लोग बोल सकते हैं आवेश नियत चाल से गति करता है, नियत चाल से गति करता है। किसमें, तो मैग्नेटिज्म में। और जब कोई आवेश नियत चाल से गतिशील रहेगा, गति करेगा, तब त्वरण का मान क्या हो जाएगा, 0। यानी कि आवेश के लिए त्वरण का मान क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि उसका चाल नियत है। जब चाल नियत रहता है तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं त्वरण के लिए, A बराबर dV/dt। और जब भी नियत है तो नियतांक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो इसमें आवेश के त्वरण का जो मान होता है वह 0 होता है और आवेश नियत चाल से गति करती है। किसमें, चुंबकत्व में। तीसरा पार्ट देखिए यहाँ पर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे। और विद्युत चुंबकीय तरंगे में जो आवेश है यह आवेश त्वरित रहती है। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग आवेश त्वरित रहती है। त्वरित रहने का मतलब क्या है, त्वरित रहने का मतलब है यहाँ पर जो त्वरण का मान दूसरे वाले में 0 आ रहा था, अब त्वरण का मान 0 नहीं आएगा, अब त्वरण का मान कुछ न कुछ आएगा। उसी को बोल रहे हैं हम लोग आवेश त्वरित रहती है। इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 3 भाग में बांटे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब देखिए बच्चों, हम लोग यह जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, स्थिर वैद्युतिकी में आपको और क्या जानकारी लेनी है। तो देखिए, इसमें एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग को 2 अध्याय पढ़ना है। पहला है इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड, यानी कि विद्युत आवेश और क्षेत्र के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत। साथ ही साथ हम लोग इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। यानी कि स्थिर वैद्युत विभव और धारिता, ये भी हम लोग इसी के अंतर्गत आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत ही आता है। आगे चलेंगे, इसका हम लोग पूरा एक्सप्लेन करके जो है एक्सप्लेनेशन के साथ जो है स्टडी करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो मैग्नेटिज्म है, जो चुंबकत्व है, इसके अंतर्गत करंट, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, या इसी को बोला जाता है गतिशील आवेश और चुंबकत्व। और अगला हम लोग इसमें टॉपिक पढ़ना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और नेक्स्ट है, अगला है
अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। ये सारों चीज़ों का जो है, ये सारा जो टॉपिक हम लोग का है, सब अपने आप में एक चैप्टर है, एक अध्याय है, और सबका एक्सप्लेनेशन आगे चलकर हम लोग करेंगे। यहाँ देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में यह अपने आप में जो है एक अध्याय है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो है एक छोटा सा अध्याय है, लेकिन यह अध्याय कॉन्सेप्चुअल है। ये सब चीज आप पढ़े रहेंगे, बाकी के आगे का चीज तो आपको यह विद्युत चुंबकीय तरंगे समझ में आएगी। तो ये हम लोग जाने कि इन सभी में, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेटिज्म में और विद्युत चुंबकीय तरंगे में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग क्षेत्र की जानकारी लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो है विद्युत क्षेत्र हम लोग का जो है यहाँ पर उत्पन्न होता है। कौन क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और चुंबकत्व में जो है, ये मैग्नेटिज्म में जो है, चुंबकत्व में जो है क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और विद्युत चुंबकीय तरंगे में जो है विद्युत क्षेत्र को ई से दिखाते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र, दोनों तरह के क्षेत्र उत्पन्न होंगे। विद्युतीय क्षेत्र भी उत्पन्न होंगे और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होंगे। तो ये सारा हम लोग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंतर्गत, यानी कि जो पहला पार्ट है एनसीईआरटी का, उसमें हम लोग इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब देखिए बच्चों, जो एनसीईआरटी का दूसरा पार्ट है, जो भाग 2 है, उसके अंतर्गत हम लोग जो है मुख्य रूप से 2 बातों का हम लोग अध्ययन करते हैं, 2 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। पहला है ऑप्टिक्स। इसी ऑप्टिक्स को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आगे चलकर पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो वह भी एक ऑप्टिक्स का ही पार्ट है, तो हम लोग यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिए ऑप्टिक्स, यानी कि प्रकाशिकी। और ये प्रकाशिकी जो है एग्जाम के दृष्टि से जो है एक महत्वपूर्ण पार्ट है। और साथ ही साथ हम लोग को मॉडर्न फिजिक्स भी पढ़ना है, और इस मॉडर्न फिजिक्स में जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है इसमें अलग अलग 4 अध्याय है, 4 चैप्टर है, इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार व्यवस्था के बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी है, और यह संचार व्यवस्था जो है एक तरह से बोल सकते हैं मॉडर्न फिजिक्स का ही एक पार्ट है। बच्चों देखिए, हम लोग सबसे पहले स्थिर वैद्युतिकी के बारे में जानकारी लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इस शब्द पर ध्यान देना हम लोग को, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यह जो इलेक्ट्रो है, यह इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन। ये आया कहाँ से? तो ये आया है इलेक्ट्रॉन से। और ये जो स्टैटिक है, ये स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रेस्ट। क्या हो जाएगा? रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या हो गया? विराम। ये हो गया विराम। और इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का आवेश है। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक प्रकार का यह क्या है? आवेश है। तो हम लोग देखिए, स्थिर वैद्युतिकी के लिए हम लोग यहाँ लिखे हुए हैं, यह भौतिकी की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत विद्युत आवेश के विरामावस्था के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन अर्थात आवेश जो विराम में हो और उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, उसे ही स्थिर वैद्युतिकी के नाम से जानते हैं। बच्चों आइए सबसे पहले हम लोग विद्युत के हम लोग जो है हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं, उसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। हिस्टोरिकल व्यू ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, उसका इतिहास क्या रहा है। तो देखिए, ईसा से 600 ईस्वी पूर्व जो है, देख रहे हैं, यूनानी दार्शनिक है थेल्स साहब, और ये थेल्स जो है ग्रीस देश के मिलेटस के जो है रहने वाले हैं। इन्होंने ही जो है सबसे पहले एक पदार्थ जिसका नाम है एम्बर, और एम्बर को ऊन से रगड़ा तो वह पाए कि एम्बर में जो है हल्के वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का उसमें गुण उत्पन्न हो गया। और उस एम्बर में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का जो गुण उत्पन्न हुआ है, वह गुण ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। बच्चों, यह जो इलेक्ट्रिसिटी शब्द है, यह भी जो है ग्रीस की भाषा के शब्द इलेक्ट्रॉन से ही उत्पन्न हुआ है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ध्यान में देना है, ELEK है, ELEKTRON, ये इस इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है एम्बर।
बोलने का मतलब यह है कि थेल साहब जो है सबसे पहले यह पाए कि जब एम्बर पदार्थ को, मान लेते हैं यह एम्बर पदार्थ है, और इस एम्बर पदार्थ को जो है ऊन से जब रगड़े तो वह पाए यह एम्बर पदार्थ पर जो है, इस एम्बर पदार्थ के अंदर हल्की वस्तुओं को अपने तरफ आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हुआ है। हो सकता है इस पदार्थ पर जो है हल्की वस्तु, बोलने का मतलब कागज का टुकड़ा हो, पंख हो या धूल के कण इस पर जो है चिपक जाए। तो इस तरह से वह पाए कि जो है जब इसे रगड़े हम लोग ऊन से एम्बर को रगड़े तो इस पर हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया है, और यह आकर्षण का जो गुण है इसे ही इलेक्ट्रिसिटी कहा गया, यही विद्युत कहलाया। और यह विद्युत जो है ग्रीस भाषा के शब्द इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न हुआ है और जिसका अर्थ होता है एम्बर। मॉडर्न में हम लोग जो है फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो है हम लोग जानेंगे कि आवेश को कैसे हम लोग परिभाषित करेंगे। बच्चों हम लोग यहाँ पर विद्युत आवेश को परिभाषित कर रहे हैं। देखिए मॉडर्न फिजिक्स जो है अब क्या बोलता है, विद्युत आवेश के परिभाषा के अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कुल कमी या जो अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉनों की कुल कमी या कुल जो अधिकता होती है उसे ही विद्युत आवेश कहते हैं। सपोज मान लेते हैं हम लोग दो वस्तु लेते हैं, एक वस्तु ये मान लिए ए और एक वस्तु मान लिए हम लोग ये वस्तु बी। अब दोनों वस्तु के एक दूसरे के साथ हम लोग रगड़ करते हैं। जब एक दूसरे के साथ रगड़ेंगे तो यह हो सकता है कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर और दूसरे वस्तु पर आ जाए, या यह भी हो सकता है इससे इलेक्ट्रॉन निकलकर और इस पर आ जाए। मतलब इसमें से इस पर भी जा सकता है या इस पर से इस पर भी आ सकता है। अभी हम लोग मान लेते हैं कि वस्तु ए पर से इलेक्ट्रॉन निकलकर और वस्तु बी पर आ जाती है। जब यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाएगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। तो इस पर जितना भी इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया और इस पर जितना भी इलेक्ट्रॉन का अधिकता हो गया इसे ही विद्युत आवेश कहते हैं। तो जो भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का कमी होगा उस पर धन आवेश आता है, और जिस भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उस पर ऋण आवेश आ जाता है। तो बच्चों कोई वस्तु को हम लोग किस तरह से आवेशित करते हैं, तो देखिए आवेशित करने की घटना को हम लोग और भी एक्सप्लेन करके हम लोग बोल सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये वस्तु यहाँ पर है, ये वस्तु मान लीजिए P, और एक दूसरी वस्तु मान लेते हैं हम लोग यह है, और यह वस्तु मान लेते हैं Q। प्रत्येक पदार्थ जो है, ये पदार्थ है और ये भी पदार्थ है, प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। और जब हम लोग दोनों पदार्थों को एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं, जब रगड़ेंगे तो इसके अंदर भी बहुत सारे परमाणु हैं और इसके अंदर भी बहुत सारे परमाणु हैं। तो यह हो सकता है कि इस वस्तु के, यानी कि जो P वाला जो पदार्थ है, इस पदार्थ का जो परमाणु है उस परमाणु के बाहरी कक्षा से, अब देखिए और थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करें, इस पदार्थ के परमाणु के बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकलकर और दूसरे पदार्थ के परमाणु के बाहरी कक्षा में प्रवेश कर जाता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा वहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और ये जो इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा दूसरे वाले पदार्थ में आएगा वह परमाणु के बाहरी कक्षा में ही प्रवेश करेगा, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वह इलेक्ट्रॉन जो है इस पदार्थ के परमाणु के बाहरी कक्षा से निकलेगा। अर्थात इस पदार्थ के जो पदार्थ है उसके जो परमाणु है उस परमाणु के बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ के परमाणु के बाहरी कक्षा में प्रवेश कर जाता है। इस तरह से एक वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी और दूसरे वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। जितना भी कमी या अधिकता हुआ वहीं जो है उस वस्तु को आवेशित की जो है घटना कराते हैं हम लोग, यानी कि उतना ही आवेश आ जाता है। तो यह कमी या अधिकता ही विद्युत आवेश कहलाती है। इस तरह से विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं धन आवेश और दूसरे को बोलते हैं ऋण आवेश, दूसरा कहलाता है ऋण आवेश। तो ये आवेश के दो प्रकार हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। देखिए बच्चों कुछ हम लोग यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें हैं जिसकी जानकारी हम लोग को रखनी चाहिए। कोई भी पदार्थ हो, सभी पदार्थ जो है परमाणु से मिलकर बनते हैं, चाहे वह पदार्थ ईंट हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कागज हो ना,
चाहे पेन हो, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे कोई धातु हो, सभी पदार्थ जो है परमाणुओं से मिलकर बने हुए रहते हैं। और हम लोग मान लेते हैं ये परमाणु है, यह हम मान लेते हैं ये परमाणु है। इस परमाणु का जो आकार होता है, ये परमाणु का आकार 10 के पावर -10 मीटर होता है। आप लिख सकते हैं इन सभी बातों को। परमाणु का जो आकार होता है 10 के पावर -10 मीटर होता है। और इस परमाणु के केंद्र पर जो है ये नाभिक उपस्थित होते हैं। और यह जो नाभिक है, इस नाभिक का आकार जो है लगभग 10 के पावर -15 मीटर। देखिए परमाणु का आकार है 10 के पावर -10 मीटर और इसके नाभिक का आकार है 10 के पावर -15 मीटर, और भी बहुत ही छोटा। और इस परमाणु के जो नाभिक होते हैं, इस नाभिक पर मौजूद रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इस नाभिक के चारों तरफ विभिन्न अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गतिशील रहते हैं। नाभिक पर कौन कौन मौजूद है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इस नाभिक के बाहर विभिन्न अस्थायी कक्षाओं में जो है इलेक्ट्रॉन गतिशील रहते हैं। यह जो प्रोटॉन है, देख रहे हैं प्रोटॉन जो नाभिक पर रहता है, प्रोटॉन एक धनावेशित कण होता है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक के बाहर विभिन्न अस्थायी कक्षाओं में गतिशील रहता है, वह इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है। और जो न्यूट्रॉन है जो नाभिक पर है, इस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है, यानी कि यह उदासीन कण है। प्रत्येक पदार्थ जो है अपने आप में उदासीन होते हैं। प्रत्येक पदार्थ अपने आप में उदासीन होते हैं। प्रत्येक पदार्थ अपने आप में उदासीन इसलिए होते हैं क्योंकि वह जो पदार्थ है परमाणु से मिलकर बना हुआ है, और प्रत्येक परमाणु जो है अपने आप में उदासीन होते हैं, इसलिए पदार्थ भी उदासीन होता है। सवाल है कि परमाणु जो है अपने आप में उदासीन कैसे है? परमाणु अपने आप में इसलिए उदासीन है क्योंकि प्रत्येक परमाणु में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, और प्रोटॉन धनावेशित है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, और दोनों जब एक साथ होता है तो ये कितना हो जाता है? 0, कोई भी आवेश नहीं हो जाता है। इसलिए परमाणु अपने आप में उदासीन होते हैं, और परमाणु के उदासीन होने के कारण जो है प्रत्येक पदार्थ भी अपने आप में उदासीन होते हैं। अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश के मान होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश के मान, ये सब बात आपको याद रखनी है। -1.6 × 10 के पावर -19 कूलम होता है। और प्रोटॉन पर जो आवेश का मान होगा वह मान होगा, यहाँ माइनस है, अब यहाँ हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये धनावेशित कण है। आवेश का परिमाण दोनों का बराबर होगा, या और जब चिन्ह के साथ लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन पर हम लोग माइनस देते हैं और प्रोटॉन पर धनात्मक। धन दीजिए चाहे नहीं दीजिए, ये धनात्मक होगा। तो इसका मान हो जाएगा आवेश का मान 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। एमपी का मतलब क्या हुआ? एमपी, पी का मतलब हुआ प्रोटॉन, एम का मतलब हो गया मास, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान। एमपी का मतलब क्या हो गया? प्रोटॉन का द्रव्यमान। और यह मान कितना होता है? 1.672 × 10 के पावर -27 kg। और यह जो ml लिखे हुए हैं, n का मतलब न्यूट्रॉन, m का मतलब मास, यानी कि मास ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह मान होता है 1.675। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है? 1.672, यहाँ 1.675 × 10 के पावर -27 kg। और एम का मतलब है, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, एम का मतलब मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 × 10 के पावर -31 kg। और 9.1 को ही हम लोग लगभग 9 × 10 के पावर -31 लिखते हैं, क्योंकि जब कैलकुलेशन करना रहता है तो हम लोग इसी का ही उपयोग करते हैं। इस तरह से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 9 × 10 के पावर -31 kg। आइए बच्चों, अब हम लोग यह जानते हैं कि आवेश के मात्रक, एसआई मात्रक क्या होते हैं, आवेश का बीमा क्या होगा, आवेश किस प्रकार की राशि है, आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होगा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों आइए अब हम लोग आवेश के मात्रक के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए आवेश का मात्रक क्या है। हम लोग एक जनरल आवेश के लिए फॉर्मूला लिखते हैं Q = IT, और यहाँ पर I जो है करंट है, धारा है, T समय है। तो इस तरह से ये करंट के लिए हो गया एम्पियर और ये समय के लिए सेकेंड, यानी कि 1 एम्पियर सेकेंड
बराबर हो जाएगा 1 कूलाम। हम लोग क्या बोलते हैं इसको? 1 कूलाम। अतः हम लोग बोलते हैं आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ये हो गया कूलाम, कूलाम होता है। अब इसके देखिए सीजीएस मात्रक भी होते हैं। सीजीएस मात्रक क्या होते हैं? तो सीजीएस मात्रक स्टैट ईएसयू में लिखते हैं हम लोग। किस में लिखते हैं? ईएसयू। ईएसयू का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट। तो ये हो गया सीजीएस मात्रक क्या हो गया? ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैट कूलाम। क्या बोलेंगे? स्टैट कूलाम बोलते हैं। और इसे हिंदी में भी हम लोग ऐसा ही लिखते हैं, स्टैट कूलाम हो जाएगा। और शॉर्ट में इसको हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग इस तरह से शॉर्ट में लिखते हैं, स्टैट कूलाम को इस तरह से लिख देते हैं। स्टैट ये सब स्मॉल से और कूलाम हम लोग कैपिटल सी से। तो आवेश का सीजीएस मात्रक हो गया ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टैट कूलाम, और इसको इस तरह से लिखा जाता है। देखिए इसका जो है एक और मात्रक होता है, आवेश का अन्य मात्रक। आवेश का अन्य मात्रक, अन्य मात्रक होता है ईएमयू। तो ईएमयू का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रो, एम का मतलब हो गया मैग्नेटिक, और यू का मतलब हो गया यूनिट। तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। लेकिन सीजीएस मात्रक में जनरली हम लोग ईएसयू का ही उपयोग करते हैं, स्टैट कूलाम का ही उपयोग करते हैं। और स्टैट, और ये जो सीजीएस मात्रक है इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, और इसे हम लोग बोलते हैं फ्रैंकलिन। ये हो जाता है फ्रैंकलिन। और शॉर्ट में हम लोग जो है इसे दिखाते हैं एफ कैपिटल और स्मॉल आर। तो इस तरह से अगर आवेश का ऐसा ही मात्रक पूछा जाए तो ये हो जाएगा कूलाम। आवेश का सीजीएस मात्रक तो आप ईएसयू बोल सकते हैं, स्टैट कूलम बोल सकते हैं, या फ्रैंकलिन भी आप बोल सकते हैं। और अन्य मात्रक के रूप में हम लोग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का भी यूज करते हैं, लेकिन जनरली यह यूज में नहीं आता है। फिर भी हम लोग यह जानकारी ले लेते हैं। ईएमयू मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। बच्चों आपको एक डाटा है, आपको यह याद रखना है, एक कूलाम में जो है ये एक कूलाम बराबर हम लोग का मान होता है 3 गुने 10 के पावर 9 स्टैट कूलाम। ये हो जाएगा स्टैट कूलाम, स्टैट कूलाम, और बराबर हो जाता है 1/10 EMU। तो आपको याद रखिएगा ये कि पूछा जाए कि एक कूलाम में कितना स्टैट कूलाम, या एक कूलाम में कितना फ्रैंकलिन होगा, एक कूलाम में कितना EMU होगा, तो यहाँ से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए हम लोग आवेश की बीमा निकालते हैं। लिखते हैं यहाँ पर आवेश का बीमा, आवेश का बीमा। तो देखिए आवेश के लिए फॉर्मूला आप लिखे थे Q बराबर IT, और जब भी बीमा लिखना होगा बिग ब्रैकेट देंगे, बड़े कोष्ठ का उपयोग करेंगे, इधर भी क्या हो जाएगा? IT हो जाएगा। तो करंट के लिए हम लोग ये लिखते हैं, और टाइम के लिए हम लोग कैपिटल T लिखते हैं। तो ये आवेश का क्या हो गया? बीमा हो गया। या हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, M के पावर 0, L के पावर 0, T के पावर 1 और A के पावर 1, यानी कि यह भी बीमा लिखा जा सकता है। तो आवेश का बीमा आप यह लिखिए, चाहे आप यह लिखिए। तो ये हो गया आवेश का बीमा।